काबिल साद एहतराम नाजरीन, गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस हम मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है जो हालिया डेवलपमेंट हुई है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है तोशा खाने से रिलेटेड, और वो रेफरेंस जो स्पीकर को दिया गया था, स्पीकर साहब ने आगे फॉरवर्ड कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आज हम तस्करा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको सुन सकता है, अगर सुन सकता है तो मुतवक्के क्या फ़ैसला हो सकता है और कानून इसके ऊपर क्या कहता है। इसमें दो दफ़ात बहुत रेलेवेंट है। एक तो दफ़ा है 62(1)F। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि हमने आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 का डिटेल से जायज़ा लिया था। आज हम डिटेल से उन चीज़ों का जायज़ा नहीं लेंगे, बल्कि टू दी पॉइंट जो रेफरेंस दायर हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। आर्टिकल 62(1)F क्या है और उसके तहत केस को कौन सुन सकता है, और दूसरा हम तस्करा करेंगे आर्टिकल 63(2) का, जिसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है वो किस हद तक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामलों को देख सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 62(1)F। आर्टिकल 62(1)F ऐसा आर्टिकल है जिससे तकरीबन तमाम लोग वाकफ़ हो चुके हैं। मुख्तलिफ केसेस इसके तहत चले, मुख्तलिफ सियासतदानों के ख़िलाफ़ ज़्यादातर केसेस चले और बहुत ज़्यादा सियासतदान इसी आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल हुए और पाकिस्तान की सियासत से दूर भी हुए। और आपने देखा कि कुछ जो हैं वो एक टर्म के लिए दूर हुए और एक साहब लाइफ टाइम के लिए, बल्कि दो साहबान जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर जिनका बहुत बड़ा नाम था, वो परमानेंट जो सारी उम्र के लिए यानी सियासत से उनको नाअहल करार दिया गया। तो इसलिए किसी ना किसी तरह से लोगों के जहन में 62(1)F या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और लोग इसको जानते हैं कि 62(1)F है क्या, और ज़्यादातर लफ्ज़ सादक और अमीन की वजह से ये आर्टिकल लोगों के अंदर जाना जाता है कि इसके अंदर सादक और अमीन की जो डेफिनेशन रखी गई है, ज़्यादातर लोग इसको 62(1)F को सादक और अमीन वाले आर्टिकल के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो हम जायज़ा लेते हैं कि आर्टिकल 62(1)F जो है वो है क्या। उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आर्टिकल 62 जो है बुनियादी तौर पे क्वालिफ़िकेशन को डील करता है कि जिस शख्स ने पार्लियामेंट के अंदर आके पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करनी है उसमें क्या खूबियाँ होना चाहिए। तमाम जो खूबियाँ होना चाहिए जिनका हमने कल तस्करा किया था, उसके अलावा एक जो ख़ास खूबी होनी चाहिए वो 5 अल्फाज बड़े अहम नोयत के आर्टिकल 62(1)F के अंदर मेंशन किए गए, जिनके अंदर लिखा गया है कि वो शख्स सजेशियस, राइटियस हो और नॉन प्रोफिलिगेट हो और वो ऑनेस्ट हो और अमीन हो। यानी ये 5 अल्फाज का तस्करा किया गया है। यानी वो समझदार शख्स होना चाहिए, सूझबूझ वाला शख्स होना चाहिए, और वो हक परस्त होना चाहिए उसको, और वो गैर मुनाफा बख्श यानी मुनाफा ऐसी कोई ऐसे बिजनेस में ना हो जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, और उसके अलावा वो सादक हो, सच्चा हो, ऑनेस्ट हो, अमानतदार हो और अमीन हो। यानी जो अमानत उसके पास रखी है उसमें ख़यानत ना करें। यानी ये भी एक अमानत है जो अवाम सौंपते हैं, अपने नुमाइंदगान को पार्लियामेंट के अंदर बेचते हैं, अपना अमीन बना के बेचते हैं, अपने तमाम हकूक़ का अमीन बना के बेचते हैं, और उसमें ख़यानत नहीं होना चाहिए। उनसे हलफ लिया जाता है, उसमें ख़यानत नहीं होना चाहिए। ईमानदारी के तमाम तकाज़े पूरे होने चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर रखी गई, और एंड के ऊपर इसके अंदर ख़ास तौर पर अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि तमाम लोग पाकिस्तान के जो हैं वो सादक और अमीन हैं उस वक्त तक जब तक कि कोई अदालत उनको इसके उलट डिक्लेयर ना कर दे। यानी अदालत उनको सादक और अमीन की बजाय इसके उलट डिक्लेयर कर दे, यानी वो कहे कि ये सादक और अमीन ख़ास शख्स कोई जिसका कोई केस हो कि ये शख्स सादक और अमीन नहीं है, इसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है। यानी एक ट्रायल चले, एक सबूत आए
एक तमाम उसके मतलब हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री कोई सबूत आ जाए, कोई चीज़ें सामने आ जाएं, तो एक कोर्ट ऑफ लॉ को उसका फैसला करें और ये ऐलान करे, डिक्लेयर करे, करार दे कि ये शख्स सादक और अमीन नहीं है, तो फिर वो सादक और अमीन नहीं होगा। वरना तमाम बाकी जो 5 अल्फाज हैं वो समझा जाएगा कि हर वो शख्स जो इलेक्शन लड़ रहा है उसमें तमाम वो क्वालिटीज़ हैं और वो इलेक्शन लड़ने का अहल है। आपने देखा जो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं तमाम लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, मासवाए कि ऐसी कोई डिक्लेरेशन या कोर्ट का ऑर्डर या कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर किसी को सादक और अमीन कहा हो कि ये सादक और अमीन नहीं है, तो फिर वो शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यहाँ सवाल उठेगा कि ये कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, ये कौन सी कोर्ट है जिसको कोर्ट ऑफ लॉ, आइन की अदालत किसको कहा जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन आइन की अदालत है? क्या इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ है जो इस बात का फैसला करे कि 62(1)(f) जो है वो किसी शख्स का, कोई शख्स जो है वो क्वालिफाई करता है कि नहीं, कोई शख्स सादक और अमीन है कि नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन इसका फैसला कर सकता है? तो अगर आप माजी में देखें आज तक जितने भी केसेस हुए हैं तो आपको कोई ऐसा केस नज़र नहीं आएगा जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया हो कि कोई शख्स सादक और अमीन है कि नहीं है। बल्कि आपने देखा कि दर्जनों केसेस ऐसे हैं जिनका कुछ का हमने गुज़श्ता वीडियो के अंदर रेफरेंस भी दिया था, जिनमें आपने देखा कि जाली डिग्रियां रखने वाले जो लोग हैं उनके बारे में हमेशा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात जो गए, कुछ केसेस में तो वो नीचे दावों से शुरू हुए और ऊपर तक गए और ऊपर जाके कोर्ट ने ये करार दिया कि ये शख्स जो है सादक और अमीन नहीं है क्योंकि इसने जाली डिग्री का सहारा लिया मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए। आपको याद होगा कि एक वक्त था मुशर्रफ साहब के दौर में जब ग्रेजुएशन की शर्त रखी गई थी तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने जाली डिग्रियों का सहारा लेके तो पार्लियामेंट तक अपनी रसाई हासिल की थी। तो उस वक्त ये सारे फिर केसेस जनरेट हुए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आए और कोर्ट्स ने डिक्लेयर किया कि ये शख्स सादक और अमीन नहीं है। उस बुनियाद के ऊपर अदालतों ने अपने फैसला जात जो थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र किए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन फैसलों की रोशनी में, याद रहे कि खुद नहीं फैसले किए, उन फैसलों की रोशनी में डिक्लेयर किया कि हाँ ये बंदा डी सीट होगा जो आर्टिकल 63(2) के अंदर इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है और ये अहलियत नहीं रखता कि ये मेंबर पार्लियामेंट रहे, तो उनको नहल कर दिया गया। उनका डी सीट का नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। दूसरे एंड के ऊपर आपने देखा कि वो शख्स ये, क्योंकि यहाँ ये भी शर्त है आर्टिकल 62 की क्वालिफिकेशन की कि वो पाकिस्तान नेशनल होने चाहिए लोग जो पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो केसेस भी सामने आए जिन लोगों ने बाहर की नेशनैलिटी ले ली और पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़ी या डुअल नेशनल हो गए, तो वो इस आर्टिकल 62 के तहत वो डिसक्वालीफाई कर गए और 63 के तहत। तो उन लोगों के केसेस भी आपने देखा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आए और अदालतों ने डिक्लेयर किया, तमाम सबूत सर्टिफिकेट बाहर से मंगवाने के बाद जब अदालत इस नतीजे के ऊपर पहुंची कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, शहरियत बाहर की छुपाई गई है और ये जानते बूझते इल्म होने के बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट का कोई बंदा मेंबर नहीं हो सकता जो फॉरेन नेशनैलिटी ले ले या पाकिस्तान की नेशनैलिटी क्विट कर दे, तो फिर भी पार्लियामेंट के मेंबर लोग बने, तो उसके ऊपर फिर उन लोगों को डी सीट किया गया। वो फैसले इलेक्शन कमीशन को भेजे गए और इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को डी सीट किया। उसके बाद आपने देखा कि साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का जो केस था उसके अंदर भी अदालत ने डिक्लेयर किया कि ये जो सादक और अमीन नहीं रहे, तो उसके ऊपर वो इलेक्शन कमीशन को फैसला रेफर हुआ। गिलानी साहब का केस भी अदालत ने डिक्लेयर किया, यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला, कि ये डी सीट होंगे, तो वो इलेक्शन कमीशन को रेफर हुआ। उसके बाद आपने देखा जहांगीर तरीन साहब वाला जो केस है वो भी इसी तरह से अदालत ने डिक्लेयर किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी सीट का नोटिफिकेशन जारी किया। ये तमाम केसेस का रेफरेंस देने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनमें से किसी केस के ऊपर भी कोई आज खुद फैसला नहीं दिया या किसी रेफरेंस के ऊपर नहीं दिया। जो 63(2) है
उसको डेफिनेट स्पीकर का एक अख्तियार इस हद तक है कि तमाम ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन जो आर्टिकल 62 और 63 में हैं उनके ऊपर अगर कोई मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाता है या ये क्वेश्चन अराइज होता है तो लोग कोई भी बंदा जो दूसरे मेंबर हैं या कोई शख्स स्पीकर को या चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त करेगा कि ये शख्स अब क्वालिफिकेशन खो चुका है और इसको डी सीट होना चाहिए, तो स्पीकर जो है 30 दिनों के अंदर उसके पास अख्तियार है कि वो मामला इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। अब 30 दिनों से पहले भी वो भेज सकते हैं। अगर 30 दिनों में भी वो फॉरवर्ड नहीं करता मामला तो मामला ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन जो 62(1)(f) है ये एक ऐसी दफ़ा है जिसके अंदर एक कंडीशन लगा दी गई जहाँ लिखा गया कि देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन ऑफ द कोर्ट कंट्रारी टू दी, कि जो 5 अल्फाज ऊपर दिए गए सादक मीन वगैरह वाले, सजेशियस, राइटियस और अमीन, ऑनेस्ट, तो नॉन प्रोफिलिगेट, वो तमाम चीज़ें तस्वर की जाएंगी जब तक कि कोई अदालत कोर्ट ऑफ लॉ उसके अंदर लफ्ज़ डिक्लेयर किया गया। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूनल है। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का काम है आज़ाद मुनसफाना इलेक्शन करवाना, पाकिस्तान के अवाम के साफ सुथरे इलेक्शन के नतीजे में नुमाइंदगे मुंतखब करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, ऐसा माहौल देना, ऐसे मौके देना कि साफ सुथरी क़यादत जो है बग़ैर धांधली के पार्लियामेंट के अंदर आए और किसी को भी उसके ऊपर उंगली उठाने की नौबत ना आए और कोई उसके ऊपर शक व शुबा ना करे। ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरा बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो जाए। आर्टिकल 225 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर है कि अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स अराइज हो जाएंगे तो वो सबसे पहले जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुनेगा उनको, और उसके फैसलों के बाद फिर लोग अदालतों के अंदर आएंगे। तो वो बुनियादी जो 2 चीज़ें हैं वो ये हैं। तीसरा जो ख़ास अख्तियार ये 63(2) के तहत दिया गया है स्पीकर को, वो बाकी जो डिस्क्वालिफिकेशंस या क्वालिफिकेशंस को तो डील करता है, मासवाई उन प्रोविजंस को जो इसके अंदर सब प्रोविजंस हैं जहां के ऊपर कोर्ट का फैसला ज़रूरी करार है। सपोज दैट मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ, जैसे ये है कि अनसाउंड माइंड, यानी कोई अगर शख्स अपनी जहनी हालत खो देता है तो वो भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहता। अब जहनी हालत खोने का फैसला स्पीकर या इलेक्शन कमीशन नहीं करेंगे कि किसी शख्स ने अपनी जहनी हालत खो दी है या नहीं खो दी है और इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, नहीं, बल्कि इसके ऊपर कोर्ट फैसला करेगी। कोर्ट डिक्लेरेशन देगी कि हाँ ये शख्स फातरुल अकल है या ये अपना मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गया है, इसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रही कि ये अपनी जिम्मेदारियां मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे निभाए। तो उस डिक्लेरेशन के ऊपर फिर सवाल उठेगा कि स्पीकर साहब मामला जो है वो भेजेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस बात के ऊपर अदालती फैसले और स्पीकर के भेजे हुए रेफरेंस के ऊपर रिलायंस करते हुए डी नोटिफाई करने का ऐलान करेंगे और उसका डी सीट का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ये तो है तरीकाकार, यानी आज खुद नहीं इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर सकता कि कोई शख्स अनसाउंड माइंड हो गया है कि नहीं, कोई शख्स सादक और अमीन रहा है कि नहीं, उसके अंदर जो शराइत दी गई हैं सादक अमीन वाली वो पूरी उसके ऊपर उतरता है या नहीं, किसी ने एहसासे छुपाए हैं या नहीं, किसी ने तोशा खाने से रिलेटेड जो रेफरेंस है कोई गलती वहाँ की है या कानून के मुताबिक अपने जो पैसे दे कर के तोहफे जो हैं उनको बेचा है या इस्तेमाल किया है, कानून के मुताबिक अमल किया है कि नहीं। ये वो मामलात हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ ने डिसाइड करने हैं और फिर उसके ऊपर एक फाइंडिंग देनी है। वो जब फाइंडिंग आ जाएगी तो वो फिर स्पीकर साहब उस फाइंडिंग को रेफर कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगा 63(2) के तहत, और उसके ऊपर लाइंस करते हुए वो फैसला देगा कि वो वाकई ऐसा है
क्योंकि अदालत का फैसला आ गया है, अदालत ने क्योंकि डिक्लेयर कर दिया है, लिहाजा हम इस शख्स को डी नोटिफाई करते हैं और उसका बाकायदा डी नोटिफिकेशन का नोटिस जारी करेगा, बल्कि नोटिफिकेशन जारी करेगा इलेक्शन कमीशन, और फिर उसके ऊपर जो सीट खाली होगी उस कानून के मुताबिक उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन का, या जब भी इलेक्शन अगर थोड़े दिन रह गए हों नए इलेक्शन के अंदर 120 दिन के अंदर अंदर बात हो तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। अगर ज़्यादा देर रहती होगी तो फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल का ऐलान करेगा और इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा और उस सीट को दोबारा फिल किया जाएगा ताकि अवाम की, उस हल्के के लोगों की पार्लियामेंट के अंदर दोबारा नुमाइंदगी हो सके। तो हासिल कलाम हमने आपके सामने रख दिया, तो सारी डिटेल भी आपके सामने रख दी कि मौजूदा हालात में जो मौजूदा हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, स्पीकर के थ्रू उनके खुद पार्लियामेंटेरियन मोहसिन रांझा साहब और बाकी MNAs जिन्होंने स्पीकर को अप्लाई किया और स्पीकर साहब ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन शायद वो ये चीज़ भूल गए कि इसके अंदर एक डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ की चाहिए और इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी तरह से भी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। और अगर अब सवाल उठेगा कि फिर कोर्ट ऑफ लॉ है कौन सी, तो कोर्ट ऑफ लॉ है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनको कानून की इंटरप्रिटेशन करने का अख्तियार है, वही कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं और उन्हीं का फैसला जो है वही मुसल्लम समझा जाएगा और उसी की बुनियाद के ऊपर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आगे कोई फर्दर एक्शन ले सकता है। उम्मीद है इस मालूमाती वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो उसकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गोहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी सिलसिले की मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।